Hello everyone, so welcome to my channel once again, and today we are going to do the new chapter of civics, and that is the judiciary and the upholding of law. और in NCERT the judiciary and law भी जो है chapter का name जो है आपका दिया हुआ है. So this is the third chapter of civics of class 8. That is judiciary and upholding of law. So ये है आपका civics का third chapter, okay, and name is this judiciary and the upholding of law. Law या laws are the same. So कुछ topics हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे, that is independent judiciary. Independent judiciary क्या होती है, judiciary अलग अलग जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, रोल ऑफ जुडिशरी का क्या रोल होता है. जुडिशरी आई थिंक सो दिस इज क्लियर अबाउट जुडिशरी. जब हम बात कर रहे हैं तो जुडिशरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशरी मीन्स हेयर दैट इज द जो हमारे लॉज हैं, जो कोर्ट वगैरह के जो जितने हमारे सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि पूरा देश जो है इसी कोर्ट और लॉ जहाँ पर बनाए जाते हैं जिस जगह, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन जगहों पे जो लॉज बनते हैं, गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उस लॉ को जुडिशरी जो है उसे गवर्नमेंट के साथ मिलके बनाती है. ठीक है, जुडिशरी उसे देखती है, लुक आफ्टर करती है, क्या लॉ बनना है, किस तरीके से बनना है एंड ऑल दैट. ओके, ये सारी चीज़ें. सो रोल ऑफ जुडिशरी पढ़ेंगे हम, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ लॉ पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, लिटिगेशन सॉरी. सो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, जुडिशरी एंड अपहोल्डिंग ऑफ लॉ. सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, कैसे वर्क करती है और किस लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है. So today we will going to study this chapter and the topic is this. So the constitution for rule of law, एक law है, rule of law मतलब law के कुछ rules हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे रूल्स ऑफ लॉ बने हुए हैं इन इंडिया. इट मीन्स दैट नो वन, नॉट इवन द प्रेसिडेंट, इज अबव द लॉ. तो रूल ऑफ लॉ एक बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ है कि आपका जो है एक रूल ऑफ लॉ बनाया है जिसमें इस रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जो है कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है. नो वन कैन अबव द लॉ, वेदर ही इज अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एनीवन. कोई भी अगर है, कोई भी है, एनीवन कोई भी है, वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर नहीं हो सकता. ठीक है, सो ये मतलब कि सारे जितने भी लॉज हैं वो सबके लिए इक्वल है, whether the person is belong from any caste, any religion, any gender, okay, any किसी भी कंट्री का हो, लाइक कोई बाहर की कंट्री से आके इंडिया सेटल्ड हुए हैं तो उनके लिए भी NRIs एंड ऑल दैट, तो उनके लिए भी जो रूल है कंट्री में, हमारी जो लॉ है वो सबके लिए सेम है. ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है. मीन्स यहीं द सेम इज प्रेसिडेंट भी इस लॉ के ऊपर नहीं आते हैं. ठीक है, एनीवन हु वायलेट द लॉ विल बी पनिश्ड. अगर कोई इन लॉज के खिलाफ जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी. और पनिशमेंट देने में कौन हेल्प करेगा?
जुडिशरी। पनिशमेंट देने का काम किसका है? वो है जुडिशरी का, ठीक है। जुडिशरी हेल्प एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ। तो जुडिशरी जो है वो हेल्प करती है रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने के लिए, यानी लागू करने के लिए किस तरीके से लॉ जो है कंट्री में लागू कराए जा सकते हैं, इसके लिए वो जुडिशरी जिम्मेदार है, यानी कोर्ट सिस्टम जो है जिम्मेदार है। सो द इंडियन जुडिशरी कंप्राइजेज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट। हमारी इंडियन जुडिशरी में कुछ कंप्राइजेज ऑफ सिस्टम्स ऑफ कोर्ट हैं, कुछ हमारी इंडियन जुडिशरी में कुछ कोर्ट्स के सिस्टम है, बाकी कंट्रीज में भी इसी तरीके से हैं। जुडिशरी के अंदर कुछ कोर्ट के सिस्टम्स हैं एंड विच पीपल कैन अप्रोच व्हेन दे फील अ लॉ हैज़ बीन वायलेटेड। वहाँ पर कोई भी पीपल, कोई भी लोग, एनीबडी जाकर अपने कहते हैं ना, अपनी बात रख सकते हैं, अपना केस दर्ज करा सकते हैं। नॉर्मल अगर हम सेंटेंसेस में बोलें, ठीक है, अगर वो किसी भी पर्सन को ये लगता है कि उसका जो राइट्स हैं, उसके जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, अगर कोई वॉयलेट कर रहा, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने देखा है कि कोई और किसी और पर्सन को मैंने मर्डर करते हुए देखा है, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है, किसी पर्सन को मैंने मर्डर करते हुए देखा है, वो वहाँ से भाग गया, तो ये क्या हुआ, ये जो है लॉ के अगेंस्ट किसी ने काम किया है कि मर्डर अगर किया करेगा कोई तो उसका पनिशमेंट है, ठीक है। तो यानी कि मेरी नज़रों में क्या है कि वो इंसान जो है वो मुजरिम है, मुजरिम है वो पर्सन, ठीक है, एंड उसने किसी का मर्डर किया है और रूल के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो है गलत है, ठीक है। तो मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। किसी का मर्डर हुआ है मेरे सामने तो मुझे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो मैं कोर्ट में जाके या पुलिस में जाके, ऑब्वियसली डायरेक्ट कोर्ट में हम नहीं जाते हैं, हम पहले जाके पुलिस में FIR वगैरह दर्ज करवाते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने इस पर्सन को, लेकिन वैसे आज के टाइम पे कोई भी किसी के मर्डर के, नॉर्मल अगर हम बात करें तो मर्डर के केस में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू गिव इट टू यू, ओके। सो अगर कोई भी आपका लॉ जो है छीन रहा है तो आप कोर्ट में जाकर उसके लिए, जो कोर्ट का जो हमारा सिस्टम जो बनाया गया है, आप अप्रोच कर सकते हैं। पीपल कैन अप्रोच व्हेन दे फील अ लॉ हैज़ बीन वायलेटेड। पीपल्स जो हैं अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में जाकर अगर उन्हें ये लगता है कि उनके लॉ जो हैं वो जो है वायलेट हो रहे हैं, यानी कि उनके लॉ, उनके राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, ठीक है। So in India, the executive branch of the government appoint the chief justice. तो हमारे इंडिया में एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, ठीक है। अभी जुडिशरी का भी सिस्टम मैंने आपको 6th और 7th में बताया था, 3 पार्ट्स में हमारी जुडिशरी भी डिवाइडेड है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वहाँ पर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस। सो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो चीफ जस्टिस, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो हायर जज होते हैं, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच चीफ जस्टिस को अपॉइंट करती है एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और बाकी जितने भी जजेस होते हैं आपके हाई कोर्ट के, और सबसे बड़ा हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जजेस को भी यही लोग अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपॉइंट करती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करती है, आपका जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, और चीफ जस्टिस जो बेसिकली है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, हायर अथॉरिटी, मेन जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम चीफ जस्टिस कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का ये वर्क होता है। डज दैट मीन द एग्जीक्यूटिव कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द जज? इसका ये भी मतलब कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जजेस अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या उसे बदल सकती है या चेंज कर सकती है? नो, तो ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है चीफ जस्टिस वगैरह को अपॉइंट जरूर करती है, लेकिन जज ने जो फैसला एक बार सुना दिया है तो उसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जज की
अपनी अलग अथॉरिटी है, जज की अपनी अलग पावर्स हैं, ठीक है, और जज की भी तो कुछ पावर्स, कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से यही है, अगर चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो सबसे बड़ा जज होता है, ठीक है। तो अगर वो कोई किसी भी तरीके का डिसीजन देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच चीफ जस्टिस को अपॉइंट करती है तो इट डजंट मीन कि एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ जस्टिस के दिए हुए कोई भी डिसीजन को चेंज कर सकती है, नहीं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एंश्योर्ड नीदर द एग्जीक्यूटिव नॉर द लेजिस्लेचर कैन इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है ना ही एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेचर, ठीक है। एक और आपकी ब्रांच होती है लेजिस्लेचर, ठीक है। नीदर द एग्जीक्यूटिव और नॉर द लेजिस्लेचर वो कोर्ट के किसी भी डिसीजन में, किसी भी फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोर्ट के किसी भी फैसले में इंटरफेयर नहीं करेगी। गॉट इट? एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, वो कोर्ट के किसी भी फैसले में इंटरफेयर नहीं करेगी, ओके। By virtue of the separation of power laid down in the Constitution, the judiciary has power to make independent decision. तो इसीलिए क्या किया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जो पावर्स हैं हमारी कंट्री के, जो पावर्स हैं उसको डिवाइड किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अलग हैं, ठीक है, जो दूसरे हाई कोर्ट की पावर्स कुछ अलग हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी पावर्स अलग हैं, लेजिस्लेचर की पावर्स अलग हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट में 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। तो इन तीनों को अपनी अपनी पावर दे रखी है। लेजिस्लेचर रूल्स एंड लॉज एंड में बनाती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट कराती है, और जुडिशरी का काम है कि अगर कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाता है, कोई भी रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है तो जुडिशरी उसे पनिश करती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट हमारी किस तरीके से रन करती है, तो ये 3 तरीके की पावर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों की पावर्स जो है वो अलग अलग है। लाइक इन द सेम वे प्रेसिडेंट की अपनी अलग पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की अपनी अलग पावर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर है उसकी स्टेट के लेवल तक पावर है। चीफ मिनिस्टर, स्टेट में भी 2 हायर अथॉरिटी होती हैं, गवर्नर की पावर्स अलग होती हैं, लाइक जो चीफ मिनिस्टर है उनकी पावर्स अलग होती हैं। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर कोई डिसीजन देता है तो गवर्नर जो है उसे मना नहीं करेगा, उसके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो ये सब जो ब्रांचेस हैं हमारी कंट्री में, पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है, पूरा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, लोकसभा राज्यसभा का जो सिस्टम है, लोकसभा की पावर्स अलग हैं, राज्यसभा की पावर्स अलग है, पार्लियामेंट की पावर्स अलग है, ठीक है। ये जो सारा सिस्टम है इसमें हर पावर्स को जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है। वाई? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों किया गया, वाई इट इज सो। इफ एनीबडी नोज तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जो है बता सकते हैं कि वाई जो है इस तरीके की पार्ट्स को जो है अलग अलग सबको क्यों दिया गया है, मतलब सारी पार्ट्स एक ही पर्सन के पास क्यों नहीं है। लाइक इन अमेरिका इज ऑल्सो वन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अमेरिका भी जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अमेरिका जो है वो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, ठीक है। क्या है, अमेरिका आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, और यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यानी कि हम जो अमेरिका की मतलब जो ज़्यादातर जो पावर्स हैं अमेरिका में, वो ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म। हमारी जो है हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारी पार्ट जो है वो डिवाइडेड करी है, ठीक है। इसलिए हमारी कंट्री में कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, बिकॉज पावर्स इज नॉट इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, पावर्स आर डिवाइडेड, ओके। सो ये यहाँ तक था। सो जिससे कि पावर्स डिवाइडेड है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जिससे कि जुडिशरी जो है वो अपने
डिसीजंस जो है वो इंडिपेंडेंटली ले सके, ठीक है। So for this to work, it is important that judges are appointed with little interference from the legislature and executive. तो जजेस जो अपॉइंट होते हैं जुडिशरी में, तो उसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस होता है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का। यानी जो अपॉइंट करता है वो तो एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन लेजिस्लेचर का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस यानी थोड़ा बहुत सजेशन जो है वो दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। So also once appointed, it is very difficult to remove judges. एक बार जज अपॉइंट हो गया उसके बाद it is difficult, उसको जो है दोबारा हटाया नहीं जा सकता। This allow the court to make sure the legislature and executive do not misuse their powers and protect the fundamental rights of the people. और ये इसलिए किया जाता है, एक बार जज अगर अपॉइंट हो गया तो ये उसको हटाना बहुत इजी नहीं होता। शायद जो उसका है मेनली जो है, आई थिंक सो, मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं हो रहा है, प्रेसिडेंट इज हैविंग अ पावर टू रिमूव द जज, ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का अब इसके बाद कोई रोल नहीं रहता है। तो ये इसलिए किया गया है ताकि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर्स का मिसयूज ज़्यादा ना करें, अपनी पावर्स को जो है मिसयूज ना करें, और साथ ही साथ ताकि जुडिशरी जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना, एंड इफ एनीबडी वायलेट द लॉज, अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो उसको पनिश करना। ये है आपका जुडिशरी का वर्क, एंड दैट इज व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, इंडिपेंडेंट वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट कम टू द रोल ऑफ जुडिशरी। रोल ऑफ जुडिशरी पे हम आते हैं। तो जुडिशरी का रोल क्या है? ब्रॉडली स्पीकिंग द जुडिशरी हैज़ अ 3 टाइप ऑफ अ बेसिक रोल। जुडिशरी के बेसिक 3 टाइप्स के रोल है। पहला क्या है? सिटीजन एंड गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देखना, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको देखना। जुडिशरी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन। जो जुडिशरी का काम है सिटीजन्स यानी कि लोग आपस में जो लड़ाई करते हैं उनको सॉल्व करना, जो आपस में लोग लड़ते हैं। अगर सिटीजन किसी पर्सन या गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा है, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन है, ठीक है, किसी बंदे ने खरीदी, किसी दूसरे बंदे से खरीदी, उसने बेच दी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा था, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का था उस ज़मीन पे, तो गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेने आएगी, तो फिर वो एक लड़ाई हो जाएगी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो उसका भी फैसला कहाँ होगा? जुडिशरी में। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे वो मिनिस्टर्स के बीच में हो, चाहे वो किसी के भी बीच में हो, सिटीजन्स के बीच में हो, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में होगा तो हाई कोर्ट देखेगा, फिर आगे केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हैंडल करेगा। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी अगर कोई झगड़ा फसाद होगा तो उसको भी जुडिशरी जो है वो लुक आफ्टर करेगा। ज़्यादा लंबा नहीं है ये, ठीक है, तो उसको भी जुडिशरी लुक आफ्टर करेगा। ओके, सो एज अ जुडिशरी हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं उसमें इंटरप्रेट कर सकता है, यानी इंटरफेयर कर सकता है। इट कैन अबॉलिश लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ बनाया है तो उस पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को जो है वो एबॉलिश कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है। कौन? जुडिशरी जो है वो एबॉलिश कर सकता है, ठीक है। It can abolish law passed by the parliament if it is feel they violate the provision of the constitution। अगर जुडिशरी को, वो भी तब अगर जुडिशरी को ये लगता है कि वो लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ जो भी है, वो जो है गलत तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है, वायलेट हो रहा है। इफ इट इज फील दे वायलेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि मतलब उसको, अगर जुडिशरी को ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के
अगेंस्ट में जा रहा है, ये जो लॉ कोई पार्लियामेंट ने बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देगा या कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ आंच आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन गलत साबित हो जाएगा, तब वो जो है कोई भी लॉ को एबॉलिश कर सकता है। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। तो इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इफ द क्वेश्चन कम व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं दैट judiciary has a power to abolish any law in the constitution passed by the parliament if it feel that law has been violated the provision of constitution। अगर वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डाल रहा है तो उस लॉ को जुडिशरी जो है वो एबॉलिश कर सकता है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ओके, द कोर्ट हेल्प प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। कोर्ट जो है हेल्प करता है फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको सेव करने में कोर्ट हमें हेल्प करता है। सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे फील देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। सिटीजन्स जो है यानी कि हम आम आदमी जो है वो अगर किसी से भी उसका राइट हक जो है छीना जा रहा है तो वो कोर्ट में जाकर अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि मेरा ये हक जो है वो मुझसे छीना जा रहा है। ठीक है, सॉरी, मेरा ये हक जो है वायलेट हो रहा है, तो वो कर सकता है। नाउ कम टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट। कोर्ट का सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ कोर्ट। कोर्ट का सिस्टम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया इज पिरामिड विद सेवरल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल एट द बेस एंड अ सिंगल एपेक्स कोर्ट। तो हमारे जो कोर्ट का सिस्टम है ना वो इस तरीके से है, पिरामिड की तरह है। ठीक है, सबसे पहले हमारे स्टेट में जो हमारी स्टेट के अंदर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोड होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोड जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं उसको, मजिस्ट्रेट बैठते हैं। ठीक है, मैं भी शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर अभी डिटेल में बताऊंगी। डिस्ट्रिक्ट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोड के नीचे एक और भी है, सेशन कोड भी आता है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड के ऊपर कुछ और अलग कोड्स आती हैं, सब और डिफरेंट, फिर उससे ऊपर फिर कोर्ट्स आती हैं। उसके बाद आती है स्टेट की जो होती है वो होती है हाई कोर्ट। स्टेट में सबसे बड़ी कोर्ट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट स्टेट में होती है आपकी हाई कोर्ट, और द लास्ट वन इज द सुप्रीम कोर्ट, और वो जो कि कंट्री की सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट बोली जाती है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। ठीक है, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। मैंने बताया ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं और उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट उसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही आते हैं, सेशन कोर्ट्स वगैरह। दे डील विद द केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट, तहसील और टाउन लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन कौन से केसेस ज़्यादातर डील किए जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई टाउन में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जमीन जायदाद दहेज इन सब का कोई झगड़े हुए, तहसील के अंदर कोई झगड़ा फसाद हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट में होता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट वो आर प्रिसाइडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है, एंड अबव द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है हाई कोर्ट्स होते हैं। दे आर द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। तो मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट कोर्ट जो है स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है। ओके, एंड दे आर द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया। तो हाईएस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा पिरामिड की तरह हमारा जो है कोर्ट का सिस्टम जो है ये
चलता है like a pyramid. Okay, so apex court of India and its decision are binding to all the courts in India. और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन किसी भी चीज से रिलेटेड अगर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बाकी सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। अबाइड है मतलब कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको सबको मानना पड़ेगा। एपलेट सिस्टम नेक्स्ट आता है हमारा एपलेट सिस्टम। नाउ व्हाट इज एपलेट सिस्टम? एपलेट सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एपलेट सिस्टम? India has an appellate system of court. Appellate system of court भी है. In this system, if a person is not satisfied with the judgment passed by the court, इसमें क्या होता है? अगर कोई भी पर्सन जो है कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, देन ही शी कैन अप्रोच अ हायर कोर्ट। तब वो हायर कोर्ट में जा सकता है एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट। और कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया, ऐसा 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 आपको इतने दिन की जेल है, इतने साल की जेल है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो अगर उस जजमेंट से अगर खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उसे ही बोलते हैं एपलेट सिस्टम। ठीक है, अपील कर सकता है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ठीक है, इन एन एपलेट सिस्टम ऑल द लेवल ऑफ द कोर्ट इन अ कंट्री आर कनेक्टेड। एपलेट सिस्टम में सारे जो कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि जो सबसे छोटा कोर्ट होता है सेशन कोर्ट में, अगर जजमेंट सही नहीं लगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट, और हायर कोर्ट ने फाइनली जो डिसीजन दे दिया आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को भी वो डिसीजन मानना पड़ेगा। दस इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ हाईली इंटीग्रेटेड वन। तो इसीलिए ये कहा गया है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर कोर्ट ने दिया है, हायर कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो वो सबको मानना पड़ेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका ब्रांचेस ऑफ लॉ। लॉ की कितनी ब्रांचेस हैं? शॉर्ट टॉपिक्स तो वैसे बहुत शॉर्ट हैं इसमें, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो शॉर्ट टॉपिक्स वैसे बहुत छोटे हैं। ठीक है, नाउ ब्रांचेस ऑफ लॉ। So branches of law, our legal system deal with the criminal and civil case। तो हमारे जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, दो तरीके के केसेस से डील करता है। एक होता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल लॉ केसेस। ठीक है, सो दो तरीके के हमारे केसेस होते हैं। एक हो गया हमारा क्रिमिनल केसेस, मर्डर, चोरी, डकैती एंड ऑल दैट, और दूसरा हो गया सिविल केसेस। सिविल केसेस बेसिकली लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेकर, दहेज को लेकर। ठीक है, क्रिमिनल में दहेज को लेकर जब मार दिया है किसी को, किसी लड़की को मार दिया कुछ, तो वो क्रिमिनल में आ जाएगा। ठीक है, और किसी मतलब प्रताड़ित करना, लड़ाई झगड़ा नॉर्मल, जायदाद और इन सब को लेकर वो सिविल केसेस में आएंगे। सो क्रिमिनल लॉ एज इट्स नेम सजेस्टर्स, इसके नाम के साथ ही आपको क्लियर होगा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को डील करता है। ये वाले केसेस deal with the act or conduct such as theft, harassment, dowry, murder, etc.
विच द लॉ कंसिडर्स ऑफेंसेस, जो कि लॉ कंसिडर करता है कि ये सारे ही चीज़ें गलत हैं और ये क्रिमिनल केसेस में आते हैं, ठीक है। दीज आर कंसिडर क्राइम, ये क्राइम है, लॉ हमारा बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ये सब चीज़ क्राइम है अगेंस्ट सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट। कंप्लेन और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन फटाफट कर सकता है और एफआईआर दर्ज करा सकता है रिगार्डिंग सच क्राइम और ऑफेंसेस हैव टू बी फाइल्ड विद द पुलिस फर्स्ट। तो सबसे पहले पुलिस के पास ये जो है इस तरीके की केसेस के लिए फाइल किया जाता है, ठीक है, अपने केस जो है दर्ज कराया जा सकता है। केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, जब केस कोर्ट में चला जाता है, पुलिस से जब कोर्ट में चला जाता है केस, आफ्टर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन द कंप्लेन, जो कंप्लेन लिखी गई है, जब केस फाइल हुआ तो पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद इफ द एक्यूज्ड इज फाउंड गिल्टी, अगर कोई एक्यूज्ड है जिसने मर्डर किया है वो एक्यूज्ड गिल्टी पाया गया या उसने किसी को दहेज के लिए परेशान किया, अगर वो गिल्टी पाया गया यानी कि ये पाया गया कि हाँ उसने ही ये क्राइम किया है, एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, सो ही कैन बी फाइंड और इम्प्रिजन, तो उसको या तो फाइन देना पड़ेगा या फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ओके, सिविल लॉ इन शॉर्ट है, मैंने आपको बता ही दिया, डील्स विद डिस्प्यूट ओवर परचेज ऑफ द गुड्स, लैंड सेल और रेंट, डिवोर्स केसेस, इन सबको डील करता है। अनलाइक क्रिमिनल लॉ केसेस, कंप्लेंट इन सिविल केसेस डू नॉट हैव टू बी फाइल्ड विद द पुलिस। तो इस तरीके के क्रिमिनल लॉ की तरह सिविल केसेस जो है तुरंत जाके पुलिस में फाइल नहीं होते हैं। ओके, इफ अ पर्सन फील हिज इंडिविजुअल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, अगर इन सारे केसेस में पर्सन को ये लगता है कि उसका हक जो है उससे छीना जा रहा है, वायलेट हो रहा है, ही कैन डायरेक्टली फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट, तब वो डायरेक्टली कोर्ट में जाकर पिटीशन अपनी फाइल कर सकता है, ठीक है। कौन से केसेस है, जैसे डिवोर्स का केस है तो डिवोर्स का केस सीधा कोर्ट में जाता है, ठीक है, पुलिस के पास नहीं जाता। कोई रेंट है, किसी का रेंट का इशू है, रेंट नहीं दे रहा है, किराए पे रह रहा है, बहुत साल से रह रहा है, तो मकान मालिक जो है डायरेक्ट कोर्ट में जाकर जो है केस फाइल अपनी जो है फाइल लगा सकता है, ठीक है, अपना पिटीशन जो है फाइल कर सकता है। ओके, इन द कोर्ट डायरेक्टली, एंड सच पिटीशन कैन ओनली बी फाइल्ड बाय द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो पर्सन प्रताड़ित हुआ है यानी कि जो विक्टिम है सिर्फ वही कर सकता है, नॉट बाई एनी वन ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे कोई और आदमी नहीं कर सकता। जो प्रताड़ित पर्सन है, मेरे लाइक फॉर एग्जांपल मेरा रेंट पे दिया हुआ है वो खाली नहीं कर रहे, तो मैं प्रताड़ित हूँ ना, मैं मकान मालिक हूँ, तो मैं ही जाके केस फाइल करूंगी, कोई दूसरा मेरी जगह नहीं करेगा। कोर्ट हियर द केसेस एंड इफ कन्विंस्ड, कोर्ट जो है केसेस सुनेगा, अगर कोर्ट को लगता है, कन्विंस्ड हो जाता है, इट ग्रांट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज आस्क्ड फॉर, कि जो एक्यूज्ड पर्सन जो विक्टिम आया है, मतलब मैं गई हूँ, मैं प्रताड़ित पर्सन हूँ, विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, अगर कोर्ट में सारी चीज़ें सही आ जाती हैं, कोर्ट कन्विंस्ड हो जाता है मेरी चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल इफ अ लैंडलॉर्ड फाइल अ केस अगेंस्ट हिज टेनेंट, वही मैंने बता दिया ना, वही एग्जाम्पल हो गया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट, मेरा किराया नहीं दिया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ठीक है, द कोर्ट एग्री विद हिज आर्गुमेंट, इट कैन ऑर्डर टेनेंट टू पे द रेंट। तो कोर्ट जो है जब एग्री हो जाता है सबके आर्गुमेंट से, उसके सामने सारी चीज़ बात सामने आ जाती है, तो किराएदार को बोला जाता है, कोर्ट ये नोटिस देता है, इतने टाइम का नोटिस देता है कि इतने टाइम में आप जो है इनका पेमेंट करें, नहीं तो घर खाली करवाएगा। नहीं फिर भी घर खाली करते हैं तो फिर कोर्ट जो है पुलिस का सहारा लेती है, पुलिस को भेजती है, ठीक है। तो ये होती हैं ब्रांचेस ऑफ लॉ, क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। इज कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चैप्टर वैसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। सो नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, इज द एपेक्स कोर्ट दैट यू नो। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली में बेस्ड है। मैक्सिमम पॉसिबल जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में आपके यानी कि कितने टोटल जजेस होते हैं जो मिलकर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज 31 अ चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस, ठीक है। तो एक होता है आपका द वन पर्सन इज चीफ जस्टिस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं चीफ जस्टिस, सॉरी वन हो गया,
चीफ जस्टिस और इसके अलावा 30 अदर जजेस होते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए आपके 31, टोटल 31 जजेस होते हैं, वकील नहीं, ओनली जजेस, ठीक है। तो वन जो है, फर्स्ट जो है, मतलब एक जो होता है वो चीफ जस्टिस होता है, मेन जो हेड जो बैठता है, आपने मूवीज वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, मेन जो जज बैठता है, और उसके नीचे ये 30 जजेस जो है बैठते हैं, मिलकर डिसीजन कोई भी बड़े केसेस होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। However, the present government has sanctioned strength of 34 judges. अच्छा, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने 34 जजेस के लिए बोला है कि 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के साथ। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो इन जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस हु इज ऑल्सो नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हु इज ऑल्सो नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बाकी और क्या है, अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो बाकी जजेस होते हैं, यानी कि ये जो जजेस होते हैं, ये इनको कौन सिलेक्ट करता है, इनको भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन के साथ बाकी जजेस कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। ये 30 जजेस जो है प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करते हैं इनको, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो 65 ईयर्स की एज तक सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहते हैं, ठीक है। While the other judges hold the office till they attain the age of 62, और जो बाकी 30 जजेस होते हैं या 34 जजेस जो होते हैं, 34 टोटल बोला है करने के लिए, ठीक है। जो भी है 33, 32 जो भी जो रहते हैं अदर जजेस चीफ जस्टिस के अलावा, तो चीफ जस्टिस की आपकी जो एज है वो आती है 65 ईयर्स, और बाकी जो जजेस हैं उनकी एज आती है 62 ईयर्स तक ये सुप्रीम कोर्ट में जो है आपके वर्क कर सकते हैं। इसके बाद इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। दे कैन क्विट ऑफिस बाय सबमिटिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, और उसके बाद 62 और 65 के बाद वो जगह को छोड़ देते हैं, कोर्ट को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, उस जगह को छोड़ना ही पड़ता है, और मतलब वो एक तरीके से रिटायरमेंट समझ लो या छोड़ दो, अपना रेजिग्नेशन जो है गवर्नमेंट है उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट फॉर मिसकंडक्ट और मिसयूज द पावर, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को और बाकी जजेस को भी, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी होती है कि अगर ये जजेस कोई मिस यूज कर रहे हैं, कोई गलत फैसले दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, धांधली ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, होता है, पैसे वैसे सब ये लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं लग पाता, पता लगने के बाद भी कई बार चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में जो है करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर मिसयूज करता है चीफ जस्टिस अपनी पावर्स को, तो प्रेसिडेंट जो है उसे हटा सकता है वहां से, रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इफ द पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन टू दिस अफेक्ट। उस पर भी ये है प्रेसिडेंट तब हटाएगा, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को बोलेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को कहेंगे, ठीक है, तो पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ओके, एक नोटिस पास करेंगे, ये समझ लीजिए। पार्लियामेंट जो है एक पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन, एक नोटिस पास करेंगे, और वो नोटिस जो है फिर पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन होगा, उसके लिए डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, और डिस्कशन होने के बाद प्रेसिडेंट जो है इनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम, क्या क्या होता है, पावर्स एंड फंक्शंस हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपलेट ज्यूरिडिक्शंस पावर्स हैं इनकी,
और एडवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। कैन अबॉलिश द पार्लियामेंट, जो जुडिशियल रिव्यू क्या है कि जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से कोई भी लॉ जो है अबॉलिश कर सकती है अगर वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, ठीक है, वायलेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, देन हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने अभी इतना पढ़ लिया, क्या होता है कैसे होता है, बाकी इसके पार्ट्स एंड फंक्शंस है। तो पार्ट्स एंड फंक्शंस जो है हम बाद में पढ़ेंगे। सो आई थिंक सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना समझ में आया होगा। तो पार्ट्स एंड फंक्शंस हम अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज देखेंगे दैट इज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स एंड फंक्शंस जो है क्या है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पावर्स एंड फंक्शन सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो हैं आपके फर्स्ट है आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सो व्हाट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, पहले हम देखते हैं क्या होता है ये। jurisdiction now what is original jurisdiction? Original jurisdiction, the Supreme Court hears certain cases in the first instant। कुछ केसेस जो ऐसे होते हैं वो ऐसे होते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट वो केस जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि फर्स्ट इंस्टेंट में सुने जाते हैं, यानी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, नॉट थ्रू अपील, यानी कि अपील के थ्रू वो केसेस नहीं, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्टली नहीं आए सुप्रीम कोर्ट से, अपील वाले केसेस नहीं होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे मैंने अभी बताया जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उसकी पहली सुनवाई जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली होती है, ठीक है। So this means some cases originate in the apex court alone। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली एपेक्स कोर्ट यानी कि जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारे देश की उसमें डायरेक्टली सुने जाते हैं कुछ केसेस। तो दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसकी कंक्लूड लिमिटेशंस, प्रोज एंड कॉन्स है इसके कुछ। दैट इज केसेस दैट रिक्वायर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से केसेस हैं, किस तरीके की केसेस हैं, कैसी सिचुएशंस होती हैं जिन सिचुएशन के चलते वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो पहला है आपका किसी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है या पार्लियामेंट या लोकसभा या कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को लेके कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरीके के केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दूसरा, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, एक स्टेट या दो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाते हैं। द सेंटर एंड द स्टेट ऑन वन साइड। कई बार ऐसा भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साइड पे होती है एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो और दो स्टेट्स दूसरी साइड्स पर होते हैं, उन दोनों का भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के केसेस जाते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो वो उस तरीके के केसेस, कोई भी किसी भी चीज को लेके डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के केसेस डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। थर्ड वन इज द डिस्प्यूट रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। थर्ड तरह का जो केस है जो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, दैट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, यस।
वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट हो रहे हैं, तो उस सीन में जो है केसेस जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केस, ठीक है। नेक्स्ट इज एपलेट जुरिडिक्शन, यानी कि सेम अपील वाले जो केसेस हैं वो कैसे जाते हैं, कौन सी अपील्स हैं, किस तरीके की अपील्स जो है जो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ठीक है। एपलेट जुरिडिक्शन के केस कौन से होते हैं, सो एपलेट, ठीक है ना, हाँ, एपलेट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील अगेंस्ट सिविल एंड द क्रिमिनल जजमेंट गिवन बाय हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन अपील वाले केसेस को सुनती है, जो कि अपील वाले कौन से केसेस, वो केसेस होते हैं आपके सिविल या क्रिमिनल, दोनों ही केस सुनती है अपील वाले, दोनों तरीके के केस सुनती है, सिविल केसेस भी और क्रिमिनल केसेस भी, जो अपील यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने अपील करी, यानी कि हाई कोर्ट के जजमेंट से, मान लो कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, रॉबरी डाउरी का केस है कोई, और जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने, और जो पर्टिकुलर पर्सन था, विक्टिम था या एक्यूज था, जो भी था, उनको हाई कोर्ट का जजमेंट एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है उस केस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि मैं हाई कोर्ट के जजमेंट से जो हूँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मैं अपना केस अपील करूँ, तो वहां से मुझे जो है न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ओके। तो इस तरीके के सिविल और क्रिमिनल केस दोनों ही सुनती है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपील वाले केस जो है जो जाते हैं। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रेफर केसेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से भी कुछ केसेस रेफर कर सकती है। लाइक हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वहां पर जजमेंट, हाई कोर्ट के जजेस का जजमेंट लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो जो हाई कोर्ट है वो पर्टिकुलर जो विक्टिम है या एक्यूज्ड है, दोनों में से कोई भी डाल सकता है केस, उन दोनों को रिकमेंड करेगा, बताएगा कि आप जो है इसको सुप्रीम कोर्ट के लिए रखें, तो मतलब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आप लेके जाएं, तो हाई कोर्ट अपनी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस को रेफर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिसीजन मेड बाय द एपेक्स कोर्ट इन सच केसेस इज फाइनल एंड बाइंडिंग, और इस तरीके के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, वो बाइंड होता है एंड फाइनल, मतलब फाइनल होता है कि इसके बाद फिर कुछ तो कोर्ट तो होता नहीं है, तो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो मानना पड़ेगा। तो ये है एपलेट जुरिडिक्शन वाले केसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन ना। एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और मैटर ऑन द पब्लिक इंपॉर्टेंस। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों की जनता के लिए कुछ पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड लॉज रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि वो रूल्स एंड लॉज कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है, कौन चेंज करेगा, लोकसभा राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट में कुछ चाह रहे हैं कि इस जो लॉ है इसको हम बदल के ऐसा बना दे वैसा बना दे, तो उस सीन में जो है सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को और गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि भाई यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये चीज़ लोगों के लिए दी है, तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट जो है लोगों के राइट जो हैं छीने जा रहे हैं अगर हम ये लॉ चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी कि जो आपका कौन है सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट को एडवाइज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ओके। However, its advice is not binding on the president। हाँ, ये है कि वो एडवाइस करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस है ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट इस चीज को माने, प्रेसिडेंट इसको मना भी कर सकता है, बाइंड नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड नहीं है। द प्रेसिडेंट मे चूज वेदर टू फॉलो द कोर्ट एडवाइस और नॉट। तो प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है, उसका उसकी अपनी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एडवाइस को माने या ना माने, ठीक है, लेकिन एडवाइस कर सकता है।
जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता दिया कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर है नहीं है, चाहे वो किसी भी कलर का, किसी भी रिलीजन का, कास्ट का, जेंडर का बंदा हो, लेकिन लॉ के सामने सब इक्वल है। बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, बॉलीवुड स्टार हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, कॉमन मैन हो, कोई गरीब ने भी अगर बहुत गरीब है, उसने मर्डर किया है खाने के लिए, कुछ के लिए, तो वहाँ थोड़ी बहुत रियायत हो सकती है कि हाँ भाई गरीब है, उसने किसी रीज़न की वजह से जो है मर्डर किया, लेकिन जो भी रीजन रहा है मर्डर ही है, चाहे वो अमीर आदमी करे, पॉलिटिशियन करे। हाँ, कई बार हमारे देश में करप्शन इतना ज़्यादा है कि पॉलिटिशियन जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं मर्डर करके भी, ठीक है। बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इतने सारे घोटाले करके जो है बैठे हैं, कुछ पकड़े गए हैं नो डाउट, कुछ अभी अब जो हमारी गवर्नमेंट आई है उस गवर्नमेंट के दौरान जो है पकड़े गए हैं, कुछ ऐसे अभी भी और भी हैं जो नहीं पकड़े गए हैं, ठीक है। सो ये जुडिशियल रिव्यू होता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन एबॉलिश लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट फील दे वायलेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ठीक, कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी लॉ जो है एबॉलिश कर सकती है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डालने के लिए अगर कोई लॉ है, मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उससे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा बाद में, जब किसी कोई लॉ अगर बनता है तो अगर वो लॉ ऑब्वियसली जनता को पता चलता है कि ये नया लॉ आया है, तो किसी कॉमन पर्सन ने अगर उस लॉ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको देखेगी और पढ़ेगी, स्टडी करेगी कि ये लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डाल सकता है, तो उस लॉ को एबॉलिश कर सकता है वो, ठीक है। लॉ को ख़त्म कर सकता है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ठीक है। इट कैन इशू राइट्स और ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी कर सकता है, ठीक है। and to enforce fundamental right of people if it feel they are being infringed upon, तो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको एनफोर्स कर सकता है कॉमन पीपल के ऊपर, कि आपको ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं मानने ही पड़ेंगे, एनफोर्स कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जुडिशियल रिव्यू, ओके। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट एक्ट, ये फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, फिर से याद दिला रही हूँ, भूल गए होंगे। दीज आर द फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी काम करता है, जितने भी जो केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसका रिकॉर्ड भी रखता है। इन शॉर्ट ये है, आगे देखते हैं। इट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द केसेस एंड देयर जजमेंट पास, कोई भी जो केसेस आते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, उसके केसेस के अगेंस्ट में कोई जो भी डिसीजन पास हुआ है, जो जजमेंट लिया गया है, किसी को फांसी चढ़ाई है, जेल किया है, जो भी है, उसका भी रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट को रखना पड़ता है। दीज कैन बी साइटेड बाय अदर कोर्ट्स व्हेन डीलिंग विद केसेस, These can be cited by other courts when dealing with cases। तो ये जो चीज़ है जो वो रिकॉर्ड रखती है सुप्रीम कोर्ट, तो बाकी कोर्ट्स के लिए इजी हो जाता है। कभी कोई केस जो है इसी तरीके का अगर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वो इन केसेस को स्टडी करके जो और केसेस आए उनसे डील कर सकता है, हाई कोर्ट डील कर सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के पार्ट्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम टू द हाई कोर्ट। नाउ ईच स्टेट इज हैविंग अ हाई कोर्ट, हर स्टेट में जो है हाई कोर्ट अवेलेबल होती है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। तो स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट जो होती है वो आपकी हाई कोर्ट होती है। इन स्टेट हाईएस्ट कोर्ट इज हाई कोर्ट।
स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट आपकी हाई कोर्ट है, ठीक है। एंड सो देयर आर सम स्टेट दैट शेयर अ हाई कोर्ट, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, एंड दैट इज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स में, आप मुझे लिख के दोगे, मैं बता रही हूँ, वैसे मैं अभी बताऊंगी तो वो पता लग ही जाएगा आपको। अ स्टेट विच इज हैविंग अ सेम कैपिटल, कौन सा स्टेट है जिसकी सेम कैपिटल है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट्स हैं जो दोनों ही स्टेट्स एक ही हाई, दोनों स्टेट्स में एक हाई कोर्ट है, ठीक है। बाकी जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे अपनी अपनी हाई कोर्ट है अलग अलग, लेकिन वो दो स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें एक हाई कोर्ट है, दोनों ही स्टेट एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, एंड दैट इज योर पंजाब एंड हरियाणा, ओके। हरियाणा हरियाणा हरियाणा, यस हरियाणा, ठीक है। सो पंजाब एंड हरियाणा वो दो स्टेट्स हैं जो कि एक ही कोर्ट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर्स द हाई कोर्ट इन गुवाहाटी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं, यहाँ इधर बन नहीं पाएगा, ये ऐसा बना लो, तो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं सारे वो एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं, वन हाई कोर्ट शेयरिंग वन हाई कोर्ट, और दैट इज इन गुवाहाटी, ओके। वो जो आपके स्टेट्स हैं वो हैं आपके गुवाहाटी में, जो हाई कोर्ट है, सॉरी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है आपका सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं, और वो हाई कोर्ट है आपका गुवाहाटी में, ठीक है। एंड उसके बाद वाइल द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में एक हाई कोर्ट है, सेपरेट हाई कोर्ट, अदर यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। बाकी दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है आपकी, ठीक है, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, नेशनल कैपिटल भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, एंड दैट इज वाई बाकी जितने भी अलग अलग, जितनी भी हमारी दादरा नगर हवेली और पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, उनके सारे केसेस भी दिल्ली में ही आते हैं। एक ही हाई कोर्ट जो है शेयर करता है, और वो होता है, वो है आपका दिल्ली में, ठीक है, कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। एट प्रेजेंट देयर आर 21 हाई कोर्ट इन आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट 21 हाई कोर्ट है, ओके। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के, हाँ सॉरी, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस हैं उन्हें अपॉइंट करता है आपके प्रेसिडेंट, प्लस किसके साथ मिलके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पर मीनिंग है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, यानी कि जो हायर जज है उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक। एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, साथ ही साथ प्लस एक और आ जाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। ये आप लिख सकते हो चाहो तो अपनी कॉपी में, नोट्स एज अ नोट के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो गवर्नर ऑफ स्टेट, उस स्टेट का जो गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तीन लोग जो है मिलके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट को अपॉइंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है अदर जजेस, आपको पता ही है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो बाकी जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो और जजेस होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है और प्रेसिडेंट, ये दोनों लोग जो है मिलके अपॉइंट करते हैं बाकी जजेस, अदर जजेस जो भी होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा और क्या है, जो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर, और गवर्नर भी है उसमें शामिल, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट द अदर जजेस इन द हाई कोर्ट, ठीक है। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी आपके कब तक ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, जब तक वो 62 ईयर्स तक हैं। उसके बाद उनको रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। दे कैन रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस बिफोर देयर टर्म एक्सपायर, उनका टर्म एक्सपायर होने से पहले भी वो रिजाइन कर सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी उनको रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट की ये पावर है। इफ द पार्लियामेंट पासेस द रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, प्रेसिडेंट की पावर तब है जब पार्लियामेंट मिलकर डिसाइड करेगी, लोकसभा राज्यसभा मिलके ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जो है हटाना है, तो उसमें पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट पास करेगा, और पास करने के बाद वहां पर पढ़ा जाएगा, डिस्कशन होगा, लोकसभा पार्लियामेंट की बैठक होगी, वहां प्रेसिडेंट बैठेंगे और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर फिर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पावर्स एंड फंक्शंस of high court. Okay, now come to the powers and function of high court. इसमें भी वही है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन ऑफ इशू रिट्स, ओके, एंड एपलेट जुरिडिक्शन है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सो फर्स्ट है इसमें अगेन आता है आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन पहले हम देख लेते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के लिए क्या है, दैट इज हाई कोर्ट हियर्स द केसेस रिगार्डिंग द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट जो है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, किसी से उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके हक जो है छीने जा रहे हैं, यानी कि उसको कोई काम जो है नहीं करने दिया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स के तहत, यानी कि उसके राइट्स जो है वॉयलेट हो रहे हैं, तो वो जो है केस कर सकता है हाई कोर्ट में, तो वो हाई कोर्ट में ही वो केस सुने जाएंगे। इट हियर केसेस इन्वॉल्विंग इलेक्शन डिस्प्यूट, इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इलेक्शन किसी को ना डालने दिया जा रहा है, तो ये हमारा राइट है ना, हमें इलेक्शन नहीं, सॉरी, वोट किसी को ना नहीं डालने दिया जा रहा है, और वोट डालना हमारा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, ठीक है। और हमें कोई मना कर रहा है कि आप वोट नहीं डालेंगे, गुंडे उंडे आ गए, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, गुंडे आ गए, उन्होंने अपनी मर्जी से किसी गुंडे पॉलिटिशियन को जो है वोट दिलवा दिए, तो ये हमारा हक है, हमारे राइट हमसे छीना जा रहा है, तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं इसके लिए। हाउएवर इट्स जुरिडिक्शन एक्सटेंड ओनली टू केस अराइजिंग इन इट्स स्टेट, तो हाउएवर क्या है कि जो भी केस होगा वो स्टेट से रिलेटेड ही होगा जो हाई कोर्ट में जाएगा, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का केस नहीं जाएगा, स्टेट विद इन होगा। ऑब्वियसली सी है कि स्टेट के अंदर ही किसी डिस्ट्रिक्ट का ही वो केस होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट में से कोई अपीलिंग केस हाई कोर्ट में गया, डायरेक्टली हाई कोर्ट में इस तरीके के केसेस जा सकते हैं। नेक्स्ट है जुरिडिक्शन टू इशू रिट्स। रिट्स क्या होता है, जुरिडिक्शन लिख देती हूँ, jurisdiction to issue writs। writs जो है एक रिटन आदेश होता है, ठीक है, एक लिखित में एक आदेश जारी करती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट जो है जारी करती है, एक रिटन आदेश जारी करती है, और वो आदेश को जिस संबंधित पर्सन के लिए वो आदेश जारी किया गया है उसको वो चीज पूरी करनी है, उसको वो चीज माननी पड़ती है, ठीक है। नाउ कम टू द हियर पॉइंट में क्या लिखा है, द हाई कोर्ट कैन इशू रिट और नॉट ओनली टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, मतलब हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट मानने के लिए हमें बाध्य कर सकती है, बाध्य मीन्स होता है हमें बाइंड कर सकती है, ठीक है, कि कोर्ट हमें ये रिटर्न में आदेश दे सकती है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उन फंडामेंटल राइट्स के तहत अपने मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स यही होते हैं मौलिक अधिकार, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता।
लाइक सुप्रीम कोर्ट डज, जैसे सुप्रीम कोर्ट करती है, बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट एनी अदर लीगल राइट ऑफ द पीपल ऑफ अ स्टेट। और साथ ही साथ हाई कोर्ट जो है हमारे कोई भी लीगल राइट है हमारा, लाइक मान लीजिए रिलीजन को मानना हमारा लीगल राइट है, तो कोई हमसे ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता है कि आप मुस्लिम हो तो हिंदू रिलीजन को फॉलो करो, आप क्रिश्चियन हो आप मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करो, ऐसे कोई हमसे नहीं कह सकता, ठीक है। कहता तो खैर कोई नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो अगर कुछ इस तरीके की घटना होती है देन वी कैन डायरेक्टली पुट द केस इन द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट इसी तरीके के केसेस को सुनती है। नाउ एपलेट जुरिडिक्शन, थर्ड आता है आपका एपलेट जुरिडिक्शन, यानी कि अपील वाले कौन से केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट सुनती है। पूरा नहीं लिख रही हूँ, अपील लिख रही हूँ, ठीक है। अपील वाले कौन से केसेस हैं? अपील वाले आपके केसेस हैं दैट इट हियर्स द अपील, हाँ ठीक, अपील अगेंस्ट डिसीजन अवॉर्डेड बाय लोअर कोर्ट इन द स्टेट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट के अंतर्गत जो है अगर कोई अपील वाले केसेस हैं तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लोअर कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हम इसे कहते हैं। अवॉर्डेड बाय द लोअर कोर्ट इन द स्टेट इन सिविल और क्रिमिनल केसेस, दोनों लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील वाले जो केसेस हैं वो जाते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है? सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इट सुपरवाइज द लोअर कोर्ट ऑफ द स्टेट। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन यानी कि हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करती है। कोई अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो लोअर कोर्ट को समझ में नहीं आ रही है तो हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करती है, बताती है आपको यहाँ ऐसे करना है, ये केस ऐसे हैंडल करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है एंड ऑल दैट, ओके। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अगेन हाई कोर्ट भी जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ऑल्सो कीप्स अ रिकॉर्ड टू ऑल द केसेस एंड देयर जजमेंट। हाई कोर्ट भी सारे केसेस के रिकॉर्ड्स रखती है और उसके जिसका जो जजमेंट है, क्या फाइनल डिसीजन हुआ है, उसका जजमेंट क्या हुआ है, किस मर्डर हुआ है, जेल हुई है, क्या हुई है, उसको भी सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन करके रखती है हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया हाई कोर्ट। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड लास्ट है हमारा PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बेसिकली जो है स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होते हैं तो उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। ईच स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू अ डिस्ट्रिक्ट। तो हर स्टेट जो है हमारी कंट्री में, हर स्टेट, मान लीजिए ये कोई भी स्टेट है, यूपी है, ठीक है, तो हर स्टेट जो है वो डिवाइडेड है कुछ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट है ये, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स जो है 2 डिस्ट्रिक्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट एक ही जगह होते हैं, जैसे कि अभी बताया प्रीवियसली दैट 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें भी हो सकता है। प्रिसाइडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ पर जो होते हैं वो आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं एंड कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड दोज बिलो देम आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में जो और कोर्ट्स आती हैं दे आर टू बी कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट कोर्ट। इन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे भी कोर्ट्स आती हैं, ठीक है, छोटी स्मॉल कोर्ट्स होती हैं एंड these are called the subordinate court as they are under the high court of the concerned state। और ये जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ये आते हैं किसके अंडर में? हाई कोर्ट के अंडर में, ठीक है। एंड दीज कोर्ट हियर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इन कोर्ट्स में भी दोनों आपके सिविल
एंड क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस इन कोर्ट्स में भी सुनवाई होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेयर सिविल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सिविल केसेस को हैंडल करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी सिविल केसेस हैं। ठीक है, एंड दैट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होती है वो हाईएस्ट मानी जाती है जो कि सिविल केसेस के साथ डील करती है। हाईएस्ट कोर्ट इन द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है वो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जो कि सिविल केसेस से डील करती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। द कोर्ट ऑफ द सिविल जजेस, सिविल केसेस इस कोर्ट में जो देखे जाते हैं एंड द मुंसिफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखने वाले होते हैं जो उनको कहा जाता है मुंसिफ। एंड अदर लोअर कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू इट। और इसके नीचे ही जैसे पहले मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे और भी जो है कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, बिसाइड डीलिंग विद सिविल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल केसेस डील करने के अलावा द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो हियर अपील अगेंस्ट डिसीजन मेड बाय द लोअर कोर्ट इन द सिविल केसेस। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है अपील वाले केसेस भी आते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो लोअर कोर्ट होते हैं वहाँ से अपील वाले केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, कोई भी केस हो सकता है जो लोअर कोर्ट है वहाँ डिसीजन किसी भी पर्सन को, विक्टिम को या एक्यूज्ड को अगर कोई डिसीजन सही नहीं लगा तो लोअर कोर्ट से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, द कोर्ट ऑफ द सेशन जज इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। कोर्ट ऑफ द सेशन जज, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो होता है सिविल केसेस का हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। और कोर्ट ऑफ द सेशन जो जज का होता है उसमें क्रिमिनल केस जाते हैं और क्रिमिनल केसेस के लिए वो हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है कोर्ट ऑफ द सेशन जज, कोर्ट ऑफ द सेशन जज। ठीक है, कोर्ट ऑफ द सेशन जज, यहां पर आपके जाते हैं मोस्टली क्रिमिनल केसेस। ठीक है, और क्रिमिनल केसेस के लिए कोर्ट ऑफ द सेशन जज जो है वो आपका हाईएस्ट कोर्ट है इन डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी तरीके से कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, जज में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज वाले जो कोर्ट होते हैं इसमें सिविल केसेस जाते हैं और सिविल केसेस यहाँ जाते हैं और सिविल केस को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सिविल केसेस को लेकर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आपका हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट कह सकते हैं इसको, हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अगेन डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट सिविल कोर्ट ये है आपका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये है आपका सारी चीजें। अब किस कोर्ट में कौन हेड होता है, जज कौन होता है एंड ऑल दैट वो देखेंगे हम। कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो इनमें जो है चीफ जुडिशियल जो मतलब जो जज होते हैं, हाईएस्ट जज होता है वो क्लास 1 ऑफिसर होता है जो कि मैजिस्ट्रेट होते हैं, जज होता है, हाईएस्ट जज होता है। ज़्यादातर आई थिंक सो, मैंने यहाँ नहीं बोलूँगी, आई हैव टू क्लेरिफाई दिस। ठीक है, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर जज होते हैं, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है और आपका सेशन कोर्ट का जो जज होता है। ठीक है, वो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है मैजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड द सेकंड क्लास जुडिशियल
मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट का जज होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन जज का जो है वो जज होता है। उसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स होते हैं आर द सबऑर्डिनेट, लोअर कोर्ट इसके सबऑर्डिनेट रहेंगे। एंड बिसाइड डीलिंग विद द क्रिमिनल केस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, द कोर्ट ऑफ द सेशन जज हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द लोअर कोर्ट। तो ये सेम चीज होगा, कोर्ट इन कोर्ट सेशन कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस के अलावा जो अपील वाले केस हैं वो इसमें भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं। इसमें सिविल कोर्ट, इसमें सिविल केसेस जाएंगे, इसमें क्रिमिनल केसेस जाएंगे। अपील वाले लोअर कोर्ट के अपील वाले केसेस, क्रिमिनल केसेस भी यहाँ पर जाते हैं लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में। उसके अलावा है यहाँ पर अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट से और आपका सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट से, यहाँ से भी अपील वाले केसेस जो हैं वो डायरेक्टली आपके हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जाते हैं। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट से सिविल केस और यहाँ से क्रिमिनल केस। ठीक है, तो हाईएस्ट कोर्ट है सिविल का, सिविल केसेस का हाईएस्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही साथ जो है यहाँ से क्रिमिनल केसेस की अपील हाई कोर्ट में जाती है और यहाँ से सिविल केसेस की अपील हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकते हैं। Both the district and the session court are often presided by the district judge. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों में डिस्ट्रिक्ट के ही जज बैठते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको दैट इज वाई इज ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का जज बोला जाता है और यहाँ सेशन जज बोला जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में दो तरीके के कोर्ट होते हैं इन सिंपल वे में, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेकंड है आपका द कोर्ट ऑफ सेशन जज, ये है इस तरीके से। ठीक है, तो हाईएस्ट ये है आपका हाईएस्ट सिविल कोर्ट, हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। सो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ सेशन जज। ठीक है, ये दो तरीके के कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हैं ये कोर्ट, और इनके नीचे भी लोअर कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन जज के नीचे, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी होती हैं जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट जज, इन सम डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी हैं जहां पर जो आपके ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, कुछ अलग एडिशनल जजेस होते हैं जो कि इन डिस्ट्रिक्ट जजेस को हेल्प करते हैं। ठीक है, क्रिमिनल सेशन कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दोनों में कुछ एडिशनल जजेस होते हैं, वो इन लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट का सारा सबऑर्डिनेट कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट का सारा मैटर, कोर्ट कैसे वर्क करता है एंड ऑल दैट। ओके, कौन कौन से कोर्ट होते हैं, कौन कौन से केसेस जाते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है PIL, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है हमेशा। ठीक है, तो व्हाट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट कैसे सेव करती है। पब्लिक का इंटरेस्ट का मतलब है कि ये नहीं कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि मीन्स होता है कि हमारे राइट्स, हमारे जो भी राइट्स हैं कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट उन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है, और अगर हमारे, वही सेम चीज़ है जो अभी हमने पहले पढ़ी, और अगर हमारे राइट्स कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अपील करते हैं, क्या है। तो ये PIL जो है ये अभी न्यू आया है, मतलब बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है, 1-2 साल का नहीं है, काफ़ी ओल्ड है, लेकिन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 10-15 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था। देश की आज़ादी के टाइम पर ये PIL नई चीज़, ये नया लॉ जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये अभी ही कुछ साल पहले ही हुआ है, 15-20 साल अप्रॉक्स, ये सी कह रहा हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिवाइज्ड द सिस्टम of PIL, public interest litigation, in order to ensure all the people of the country have access
टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि सारे लोग जो हैं हमारी कंट्री के वो सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। अब वो क्या है, any individual or organization that feel the right of a person or a group of a person are being violated can file a PIL with the Supreme Court or the High Court on behalf of that person or group। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन के, अगेन मैंने वही बताया ना, अगर उनके राइट्स जो हैं छीने जा रहे हैं, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी ने बनाई है और उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई दूसरे लोग काम करने नहीं दे रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बदले में कोई और भी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है थ्रू PIL। इस PIL के थ्रू कोई पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में अपील कर सकते हैं, ठीक है। And this ensures citizens' right to justice as not everyone in India can afford to fight court cases, ठीक है। ये इसलिए है कि हर कोई अगर ये इसीलिए ही बनाया गया है कि हर कोई, मतलब अगर जब ये नहीं था, ये लॉ जब नहीं था, तो उससे पहले क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन को अगर परेशान किया जा रहा है तो डायरेक्टली कोर्ट में जाकर वो इतना उसके पास पैसा नहीं होता था कि कोई कोर्ट में जाकर जो है वो अपना केस लड़ सके, लड़ाई लड़ सके, ठीक है। तो इसलिए PIL बनाया, एंश्योर सिटीजन को ये एंश्योर करने के लिए, उसको ये पक्का करने के लिए कि राइट टू जस्टिस एज नॉट एवरीवन इन इंडिया कैन अफोर्ड अ फाइट कोर्ट केसेस। हर कोई कोर्ट के केसेस को लड़ नहीं सकता है, तो इसीलिए जो है PIL के थ्रू अगर वो करेगा तो वो ईजी होगा उसके लिए। ओवर द ईयर ऑफ द सिस्टम ऑफ PIL हैज हेल्प मैनी पीपल। इसके बाद कई लोगों, जब ये PIL इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्प इसके थ्रू हुई। एंड वो क्या थी, बॉन्डेड लेबर्स हैव बीन फ्रीड फ्रॉम द इनह्यूमन वर्क कंडीशन। जो लेबर्स है जिनसे ज़बरदस्ती काम किया जाता था और उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, जैसे आप लोग अभी इन फ्यूचर 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह में आप पढ़ोगे उनसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस में जो किंग था लुई 16, 14, ये लोग अब मजदूरों से, जो लेबर्स होते थे वहाँ पे, जो लोअर क्लास होता था, उससे 12 से 18 घंटे काम करवाते थे और उनको वेजेस इतने अच्छे नहीं मिलते थे। जिस हिसाब से वो काम करते थे उस हिसाब से उनकी वेजेस, उनकी सैलरी, उनको पेड जो है बहुत कम, बहुत ही लो पेड उनको जो है किया जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से ही चीज़ें थी और इन चीज़ों की वजह से जो है अब लेबर जो है इस चीज़ से फ्री हो गए, ठीक है। प्रिजनर्स रॉन्गफुली कन्फाइंड इन जेल हैव बीन सेट फ्री विद द हेल्प ऑफ PIL। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको गलत केसेस में जेल में उठा के डाल दिया था पुलिस ने या किसी और ने, गलत इल्ज़ाम में फंसा कर उनको जेल में डाल दिया था, तो उन्होंने अपनी PIL कोर्ट में दाखिल करी, केस दाखिल किया गया, केस लड़ा गया और फिर पता लगा कि उन्होंने इस तरीके का कुछ भी ऐसा गुनाह या कोई भी जुर्म ऐसा नहीं किया है और उनको फ्री कर दिया गया है, ठीक है। तो PIL के थ्रू बहुत सारी हेल्प हुई है लोगों की। द मिड डे मील स्कीम में भी बहुत हेल्प हुई है। मिड डे मील स्कीम में PIL से पहले, ये बनने से पहले 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा मिड डे मील में गड़बड़ घोटाले किए जाते थे और वो क्या थे कि खाने में जो मिड डे मील होता था, जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो दोपहर में खाना दिया जाता है वही मिड डे मील होता है। यू नो वेरी वेल, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, तो वहाँ पे खाने में बहुत गड़बड़ की जाती थी। मोस्टली टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट की, उस एरिए का जो इंचार्ज होता था, जो पॉलिटिशियन होता था, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एंड नो डाउट जो प्रिंसिपल होता था स्कूल, वो भी रिस्पॉन्सिबल था, टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। इन सब चीज़ के लिए ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल थे। खाने में कीड़े, खाने में छिपकली, खाने में सूढ़ियाँ, बच्चों को ये खाना जो है प्रोवाइड किया जाता था। तो इट्स वेरी, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन थी, ठीक है। तो PIL के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंप्रूव हुई, विच प्रोवाइड फ्री लंच टू ऑल चिल्ड्रेन। फ्री लंच ये मतलब ये था तो पहले से ही मिड डे मील स्टार्टिंग इन गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ वन सच PIL, लेकिन इसको इम्प्रूव किया। जब PIL आया तो ये चीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। इन 2001 मिलियन ऑफ पीपल इन द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड उड़ीसा, वर फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड ड्यू टू ड्रॉट। PIL से पहले जो है राजस्थान और ये उड़ीसा में लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, ड्रॉट पड़ गया था, सूखा हो गया था इन प्लेसेस में। राजस्थान आपको मालूम है डेजर्ट है और कुछ रीज़न की वजह से, बारिश ना होने की वजह से, खेतीबाड़ी ना होने की वजह से खाने की भी समस्या हो गई और बिल्कुल सूखा पड़ गया, ठीक है, एकदम ड्रॉट आ गए। एट द टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड
पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी फाइल्ड PIL। तो उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी, arguing that it was the duty of the government to provide food for all। उन्होंने ये कहा कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि किसी भी स्टेट में अगर इस तरीके से ड्रॉट आया हुआ है, फ्लड आया है, महामारी फैली है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वहाँ के लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाए। खाना, मेडिसिन, पानी, अच्छा पानी, फ्रेश वाटर, ये मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी, ठीक है। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन थी पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ द PIL के बेस पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड एट द चीपर प्राइस। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी, जब PIL सुप्रीम कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि जहाँ जहाँ भी ड्रॉट या फ्लड की वजह से सूखा है या बाढ़ है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ऑर्डर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये ऑर्डर कर सकती है गवर्नमेंट को। हमने प्रीवियसली इसी चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट के कुछ पार्ट्स अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट के पार्ट्स अलग हैं, अलग अलग सबकी पार्ट्स हैं, और कुछ सुप्रीम कोर्ट की या प्रेसिडेंट की या गवर्नमेंट की पार्ट्स जो है किसी हद तक ही कन्फाइंड है, उससे ज़्यादा उसकी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट को जो है ऑर्डर कर सकती है, और ऑर्डर किया टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइस थ्रू राशन शॉप एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील टू चिल्ड्रन। तो राशन शॉप से उनको फ्री फूड जो है, दाल चावल आटा जो भी था, फ्री प्रोवाइड किया गया, और साथ ही साथ फ्री जो आपका लंच था बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल में, मिड डे मील को भी जो है बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूव किया गया, और फ्री खाना बच्चों को भी प्रोवाइड किया गया टू द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आपका था PIL, इसमें ऐसा नोट्स जैसा तो लिखने वाला ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। सो आप ये मैंने आपको बता दिया, इस पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको चैप्टर समझ में आया, इफ़ यू रियली लाइक द चैप्टर, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर, और लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, एंड विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी। टिल देन, बाय।